नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन्स एंड सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हमारे देश में वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है उसमें तेज़ी आई है। सेकेंड वेव जब से हिट करा है, वैक्सीनेशन हमारे यहाँ भी शुरू हुई है। इससे रिलेटेड बहुत सारी सवाल हैं आपके, बहुत सारी दुविधाएं हैं। जैसे क्लास में बहुत से बच्चे क्वेरी करते हैं कि सर कौन सी वैक्सीन बेहतर है, कौन सी लगवानी चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या हमें बाहर की वैक्सीन्स का इंतज़ार करना चाहिए। जब ये सवाल आते हैं, चूँकि हम भी ना तो वायरोलॉजिस्ट हैं, ना ही हम मेडिकल फील्ड से हैं, हमें भी ये सवाल जो हैं वो तंग करते हैं। आज की वीडियो इन्हीं आपके सवालों पे रहेगी, जिसमें जो आपके सवाल थे, जो आपकी दुविधाएं थी, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारी जो मिथ्स बनी हैं, जो मिथ्याएं बनी हैं वैक्सीन्स को लेके या और बाकी चीज़ों को लेके जो कोविड से रिलेटेड हैं या वैक्सीन से रिलेटेड हैं, उन पे हम आज बात करेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आपके सभी सवालों पे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम वैक्सीन्स के बारे में जान लें कि ये होती क्या है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि वैक्सीन एक ऐसी दवाई है जो जल्दी असर करती है। जैसे हमें कोई बीमारी है तो वैक्सीन लगेगी तो हम एकदम से ठीक हो जाएंगे। बहुत से लोगों से बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि एक दवाई है जो जल्दी ठीक कर देती है। लेकिन इस सारी प्रोसेस को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन जो है वो एक दवाई नहीं होती, बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है। जैसे यहाँ स्लाइड में भी आपको दिखेगा, फर्स्ट लाइन पे ये लिखा है कि वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज। वैक्सीन, आप आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप समझिए कि हमारे शरीर को, हमारे इम्यून सिस्टम जो है हमारे शरीर में होता है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, उसे एक तरह से ट्रेन करने का काम करता है। हमारे आसपास बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिनसे जो है हमारा शरीर, जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो लड़ता रहता है। वो मैकेनिज्म बनाता है, कोई नई बीमारी आती है तो उसके लिए एंटीबॉडीज बनाता है ना। वैक्सीन जो होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम को उस तरह की एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती हैं। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती हैं कि आपके इलाके में कोई नया दुश्मन आया है और आप तैयार हो जाइए, आप नए हथियार बनाना शुरू कर दीजिए। जो वैक्सीन का ये काम होता है ना। प्रीवियसली अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में आप जाएं तो आप पाएंगे कि आपको बचपन से ही वैक्सीन लगती हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जब कोविड आया है तभी वैक्सीनेशन हो रहा है हमारे देश में या पूरी दुनिया में। वैक्सीनेशन जो है हर किसी देश में निरंतर चला रहता है। आप देखेंगे जब नए बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको 6-7 महीने बाद ही वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाते हैं, है ना। वो वैक्सीन जो होती हैं वो हमें, जो हमारे पास आसपास जो डेडली डिजीजेज होती थी, किसी समय पे अगर किसी को होती थी तो उसकी मृत्यु ही होती थी। जब से वैक्सीन को इजाद किया है, मैं कहूँगा कि वैक्सीन का जब से इजाद हुआ है, एक मनुष्य का एक नया जन्म हुआ है। हम बहुत सारे डिजीज से बचे हैं और जो आप देखते हैं कि मुझसे ज़्यादा जीता है तो उसमें वैक्सीन का बहुत बड़ा योगदान है। बेसिकली वैक्सीन का ये काम होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करें। ट्रेन मीन्स आप सोचिए कोई आपने एक लैपटॉप खरीदा, उसमें जो आप सॉफ्टवेयर डालते हैं, उसके लिए जब आप अपनी इच्छा से कोई काम करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। आपके पीसी में जैसे ही आप वो डालते हैं उसको पता लगता है कि ये सॉफ्टवेयर आया तो वो उसमें वो काम करना शुरू कर देता है, आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो वैक्सीन्स भी ऐसे ही काम करती हैं। ये आपके शरीर में लगाई जाती हैं, इसका एक प्रोसेस है बनने का, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती हैं कि अब आपको इस बीमारी के लिए या इस डिजीज के लिए भी तैयार होना है। ओके, सबको समझ आ गया होगा आई होप कि वैक्सीन होती क्या है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे हाउ वैक्सीन्स डेवलप्ड। वैक्सीन्स बनती कैसे हैं। बहुत से ऐसे सवाल आए जिसमें बच्चों ने पूछा कि सर शुरुआती दौर में जब कोविड आया ही था और वैक्सीनेशन की या टीका बनाने की प्रोसेस में हर देश लग गया था, हर
अनाउंसमेंट्स हो रही थी कि हम अब बना लेंगे, अब बना लेंगे। सो बहुत से बच्चों ने सवाल किया कि सर देखिए हमारी साइंस इतनी तरक्की कर गई है लेकिन हम एक वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं। सो ये सवाल उस समय बहुत जायज़ लगा कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन क्यों नहीं बन रही इतनी जल्दी। सो जैसा कि जब थोड़ा स्टडी किया तो पाया कि वैक्सीन बनने की एक प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको कहा कि वैक्सीन आपके पास पहले से भी बहुत सारी डिजीजेस के लिए हैं, लेकिन उन वैक्सीन को बनने के लिए अच्छा खासा समय लगता है। और आपको ये जान के शायद हैरानी भी हो सकती है कि किसी भी एक वैक्सीन को फुली अप्रूव्ड होने में या फुली डेवलप होने में तकरीबन तकरीबन 10, 12, 13, 15 साल तक लग सकते हैं या लगते हैं। तब जाके हमारे देश में या पूरी दुनिया में किसी वैक्सीन को फुली अप्रूव्ड माना जाता है कि ये वैक्सीन हर किसी के लिए सेफ है। तभी आप देखते हैं कि बहुत सारे खतरनाक बीमारियों की वैक्सीन जो हैं नवजात बच्चों को या नए जन्मे बच्चों को थोड़े समय बाद दे दी जाती है और उसका उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि उनके शरीर को वो बीमारियों से बचाती है। तो उस चीज तक पहुंचने के लिए, उस माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए कि किसी को कोई इफेक्ट ना करे, उसके पीछे की एक प्रोसेस है और वो बहुत ही लंबी प्रोसेस है जिसे हम स्टैंडर्ड अप्रूवल भी कहते हैं। ओके, सो जैसे कि यहाँ पीपीटी में स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, किसी भी वैक्सीन को अप्रूव्ड होने की या फुली डेवलप होने की 4 स्टेजेस होती हैं, जो कि जैसे मैंने कहा 10 से 15 साल के समय के अंदर पूरी होती हैं। पहली स्टेज की हम बात करें तो पहली स्टेज है लेबोरेटरी स्टेज। लेबोरेटरी स्टेज मतलब जहां पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, जहां पे आपके पास कोई नया वायरस आया है और जो वायरोलॉजिस्ट हैं वो लगातार अपनी लेबोरेटरीज में उस वैक्सीन को लेके उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि किस तरह का एंटीजन अब आया है, इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं या कैसे वैक्सीन बना सकते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस का पैंडेमिक जैसे ही शुरू हुआ तो वैक्सीन बनने की जो होड़ थी हर कंपनी उसमें लग गई थी, तो उसमें साइंटिस्ट जुट गए थे, उसमें वायरोलॉजिस्ट जो थे जुट गए थे हर देश के, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले लेबोरेटरी में ये प्रैक्टिकल्स किए, एक्सप्लोर किया उस वायरस की काट निकालने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए। ओके, सो ये स्टेज 1 का पहला फेज होता है जिसमें लेबोरेटरी में उसको जांचा परखा जाता है, उस पर रिसर्च करी जाती है, फिर उसकी कोई तोड़ उसका निकाला जाता है। देन जब वैक्सीन या कुछ प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो हमारे पास सबसे पहला चैलेंज होता है कि अब इसको चेक कैसे करें। तो सीधा ह्यूमन बींग्स पे तो चेक कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अभी तक जिन्होंने बनाई है वो ही श्योर नहीं है कि ये हमारी बॉडी पे या ह्यूमन बॉडी पे कैसे एक्ट करेगी। सो ऐसी सिचुएशन में आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जानवरों पे टेस्ट किए जाते हैं जिनमें ज्यादातर चूहे बंदर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो जेनेटिक कोड होता है या डीएनए जो होता है वो हमसे ज्यादातर मैच करता है, टोटली मैच नहीं करता है लेकिन काफी हद तक मैच करता है। तो इसीलिए इन जानवरों को चुना जाता है इन जो भी वैक्सीन हैं उनके ट्रायल्स के लिए। सबसे पहले जानवरों पे होते हैं। तो जब हम इन पे ट्रायल करते हैं और हम पाते हैं, उन्हें हम वैक्सीन लगाते हैं, उस टीके को उनके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। देन उनको फिर ऐसे वातावरण में रखा जाता है जहाँ पे वायरस हो, एंटीजन दिया जाता है और देखा जाता है कि इनकी जो बॉडी में वैक्सीन है वो कैसे एक्ट कर रही है। अगर इम्यूनिटी बनती है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और फिर जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो हम सेकेंड स्टेज की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो सेकेंड स्टेज 1 आपको समझ आई। स्टेज 2 में दो मेजर फेज होते हैं जिसमें फर्स्ट है ह्यूमन ट्रायल्स और उसके बाद उसके 3 फेजेस होते हैं। ह्यूमन ट्रायल जब हम करेंगे उसको 3 फेजेस में हम करते हैं। सबसे पहले स्टेज में ज्यादा संख्या में लोगों को नहीं लिया जाता, उसमें आई थिंक 20 से लेके 20, 30, 40 या 50 तक लोग हो सकते हैं जो कि वॉलंटियरली आगे आते हैं अपने शरीर पे वैक्सीन का टेस्ट करवाने के लिए। उनके शरीर में फिर वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है और देखा जाता है कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम या ह्यूमन बॉडी उस पर किस तरह से रिएक्ट करती है। जब इसके रिजल्ट हमारे पास अच्छे आते हैं तो हम इस स्टेज में सेकेंड फेज की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड फेज में हम ऐसे सैंपल्स भी जुटाते हैं, थोड़ा हम अपना सैंपल साइज बड़ा करते हैं, मींस जो वॉलंटियर हैं उनकी संख्या को बढ़ाते हैं, उनको 100, 200, 300, 400, 500 तक लेके जाते हैं और उसमें हम साथ में दूसरी बीमारियों के साथ भी इसको टेस्ट करना शुरू करते हैं।
जैसे रिसेंटली भी आपने सुना होगा कि इस बीमारी वालों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, तो वो भी स्टडी किया गया है साइंटिस्ट या वायरोलॉजिस्ट के द्वारा इस प्रोसेस में। तो फिर हम ये देखना शुरू करते हैं, हर साइंटिस्ट डेटा इकट्ठा करते रहते हैं कि इस बीमारी में ऐसे रिएक्ट कर रही है, इसमें ऐसे रिएक्ट कर रही है, और फिर वो गाइडलाइंस बनती रहती है। जब इस स्टेज से हम निकल जाते हैं, फिर हमारे पास थर्ड स्टेज आती है जहां पे हम रेयरेस्ट से रेयरेस्ट डिजीज पर भी इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब ये लोगों को लगना शुरू हो या बाजार में ये वैक्सीन आए, दवाइयों की भी यही प्रोसेस है, जब ये कोई मेडिकल प्रूफ चीज जब कोई मार्केट में आई, तो इसके हार्मफुल इफेक्ट हमें लोगों पे देखने को ना मिले, क्योंकि बेसिकली ये सारा तामझाम तो ह्यूमंस को बचाने के लिए ही है। तो इसीलिए इसमें हर कदम फूक फूक के रखा जाता है, और हर एक डेटा को, हर एक सैंपल को, हर एक डिजीज पे से हम टेस्ट करते हैं, जो कि स्टेज 2 है, ह्यूमन ट्रायल्स जिन्हें हम कहते हैं। आफ्टर दैट जब ये सारा डेटा किसी भी कंपनी के पास, किसी भी वैक्सीन बनाने वाली, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट हो, जो डेवलप कर रही है उसको, जब ये सारा डेटा उसके पास आ जाता है, तो स्टेज 3 होती है अप्रूवल की स्टेज, जिसमें फिर ये सारा डेटा अलग अलग देशों में अलग अलग संस्थाएं होती हैं, जैसे भारत में ICMR है, NIV है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। सो वहां पे फिर इन सैंपल्स को भेजा जाता है, जो डेटा कलेक्ट हुआ है, जो फाइंडिंग्स आई हैं उस डेटा की, उसको उनके पास भेजा जाता है। तो उसको जहाँ पे जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उस डेटा को अच्छे से मॉनिटर करते हैं, जो भी सैंपल लिया गया है उसको देखते हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, जो मेथड्स हैं, जो प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं, उन सबको बहुत अच्छे से देखते हैं। देन तब जाके कहीं किसी वैक्सीन को अप्रूवल नेशनली या इंटरनेशनली मिलता है। और अभी तक ये 3 स्टेज हुए हैं, यहाँ तक आते आते 10-11 साल हो चुके होते हैं। स्टेज 1 में दो ढाई साल इतने इतने लग सकते हैं, स्टेज 2 में भी इतने ही 2 ढाई 3 साल लग सकते हैं इस प्रोसेस को करने में, और स्टेज 3 में फिर इसको हम पहुंचते पहुंचते, ये सब जब सारी फाइंडिंग्स निकल रही होती हैं, तब पहुंचते पहुंचते 10-11 साल हो चुके होते हैं, और फिर हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं अब ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। जितनी भी अभी तक हमारे पास वैक्सीन है, चाहे वो पोलियो की हो, हेपेटाइटिस की हो, और भी जितनी वैक्सीन हो, इन सभी की यही प्रोसेस रही है, और तभी ये वैक्सीन आज हमारे बीच हैं और इतनी कारगर हैं। देन फोर्थ स्टेज एक ऐसी स्टेज है जो निरंतर चली रहती है ना, जब तो इसमें यह है कि जब यहाँ तक अप्रूव्ड हो गया है, तो जो कंपनीज होती हैं वो तब भी उसके आगे भी, या गवर्नमेंट जो होती है किसी देश की, वो ये उन कंपनीज को गाइडलाइन जारी करती है कि इन वैक्सीन को आप टेस्ट करते रहिए, नई नई बीमारियां आ रही हैं, अगर आपके पास मिलती हैं, कोई नया डिजीज मिलती है, तो उस पर भी चेक करिए, इसको निरंतर टेस्ट करते रहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसे भी हम समय रहते पहचान सकें, और कोई नुकसान जो है ह्यूमन की बॉडी को ना हो, है ना। तो ये है वैक्सीन के बनने की प्रोसेस। सो आई थिंक आपका जो सवाल था कि साइंस तरक्की कर गई है, ये सब चीजें, सो इसके जवाब आपको मिले होंगे। अभी जो हमारी वैक्सीन हैं वो इमरजेंसी अप्रूव्ड हुई हैं। इमरजेंसी अप्रूव्ड इसलिए हुई हैं क्योंकि हम एक पैंडेमिक की स्थिति में हैं। ऐसी बीमारी, ऐसा वायरस आया है जिसकी काट हमारे पास कोई नहीं है, जिसकी एकमात्र काट वैक्सीनेशन हो सकती है, तो उसे हमारी साइंस ने इतनी लंबी प्रोसेस को 1 साल में किया है, और उसे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने 1 साल में अप्रूव किया है। ओके, सो इमरजेंसी अप्रूवल जो होता है वो वैक्सीन को या इस तरह की दवाइयों को तभी मिलता है जब कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशन हमारे सामने बनती है, जब हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। तो अब क्या करें, लोगों की जान तो बचानी है, तो इसीलिए इस वक्त हमारे पास जो वैक्सीन है वो सारी की सारी ही वैक्सीन इमरजेंसी अप्रूव्ड है, और अगर कहीं कोई गड़बड़ पाई जाती है तो इस इमरजेंसी अप्रूव्ड को एकदम से भी ये जो एजेंसीज हैं ये वापस ले सकती हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं जो हमारे मार्केट में वैक्सीन जो हैं अवेलेबल हैं उनको देखते हैं। ये बहुत से बच्चों का क्लास में सवाल था कि सर कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, है ना। सो एफिकेसी रेट की सब बहुत बात कर रहे हैं कि इसकी एफिकेसी रेट इतनी है, इसकी इतनी है, तो ये आ जाएगी तो मैं ये लगवाऊंगा। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये माजरा है क्या, और ये ऐसा है भी कि हमें कंपेयर करना चाहिए, या फिर ये बात ऐसे ही बेकार सी बात है कि नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास जो अभी जो वैक्सीन हैं जिनका सबसे ज्यादा नाम आपने सुना होगा, वो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पटनिक वी है, और फिर फाइजर है ना।
ये चारों ही वैक्सीन जो हैं अलग अलग देशों में बनाई गई हैं और इनका सबसे ज़्यादा नाम आपने सुना होगा। इसके साथ और भी वैक्सीन है, जॉनसन की वैक्सीन है, मेडोर्ना की वैक्सीन है, वो भी उनके भी नाम आपने सुने हैं। लेकिन भारत में अभी तक ये 4 वैक्सीन जो हैं वो ज़्यादा चर्चा में है और अवेलेबल भी हमारे पास, जैसे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और स्पुतनिक भी अब हमारे देश में अवेलेबल हो गई है। तो सबसे पहले इनका ओरिजिन जान लेते हैं। जैसे कोविशील्ड का जो कोविशील्ड को जो बनाने वाली कंपनी है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका, जो कि यूके बेस्ड कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनीज हैं, उन्होंने ये मिलकर बनाई है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इसका प्रोडक्शन जो है वो जोरों शोरों से हो रहा है। ओके, ये जो वैक्सीन है ये वायरल वेक्टर मेथड जो है उसके द्वारा ये बनाई जाती है। ये वैक्सीन डेवलप करने का एक मेथड है ना। इसकी इन पे भी हम कभी अगली वीडियो में, किसी वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है, लेकिन अभी तक आप ये समझ लीजिए कि एक मेथड है और कारगर मेथड है। ऐसी हमारे पास और भी बहुत सारी वैक्सीन है जो कि हमारे इस्तेमाल में हम इस्तेमाल करते हैं या इंजेक्ट करते हैं लोग। ऐसी वैक्सीन, इस मेथड से बनी वैक्सीन हमारे पास हैं अवेलेबल। जितनी अभी तक इस पे रिसर्च हुई है, जो भी सैंपल साइज लिया गया है और एफिकेसी रेट देखी गई है, तो उसके अनुसार कोविशील्ड की जो एफिकेसी रेट है फर्स्ट डोज के साथ वो है 70.4% और अगर कोई इसकी दोनों डोज लगा लेता है तो ये 90% तक हो जाती है ना। दूसरी हमारे पास है कोवैक्सीन, जो कि मेड इन इंडिया वैक्सीन है, भारत बायोटेक कोवैक्सीन। भारत बायोटेक ने जिसे बनाया है ना, आईसीएमआर के साथ मिलके, एनआईवी के साथ मिलके इन्होंने इस वैक्सीन को भारत में ही डेवलप किया है। ये इनएक्टिवेटेड वायरस जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग, ये उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है। इस प्रोसेस से बनने वाली वैक्सीन भी हमारे पास बहुत हैं, है ना। इसकी एफिकेसी रेट डेटा के अनुसार जो कि रिसर्चेस में पब्लिश हुई हैं, जो सैंपल साइज लिया गया है जब हम इसकी टेस्टिंग कर रहे थे, तो उसके अनुसार इसकी एफिकेसी रेट 81% है। ओके, देन हमारे पास अगली वैक्सीन है स्पुतनिक वी, जो कि रशियन बेस्ड वैक्सीन है और वो भी वायरल वेक्टर के साथ ही बनी है। ओके, इसकी एफिकेसी रेट भी 91.6% है, जो कि ब्राजील और रशिया में जो डेटा लिया गया है उसके अनुसार ये एफिकेसी रेट हमारे पास है। देन यूएसए में बनी पिफाइजर भी हमारे पास है, जिसे पिफाइजर बायोटेक यूएसए द्वारा बनाया गया है। ये अलग मेथड, एमआरएनए मेथड के साथ ये डेवलप करी गई है और इसकी एफिकेसी रेट जो है वो 95% के करीब करीब रहती है। सो आपका सवाल ये था कि इनमें से कौन बेहतर है। सो एफिकेसी रेट तो मैं कहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया, कि इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग वैक्सीन का सैंपल साइज जब इसकी एफिकेसी रेट चेक कर रहे थे तो वो अलग अलग है और इसमें सिर्फ नंबर्स का ही ध्यान रखा गया है। इसमें साथ में और किसी भी चीज, जैसे कि एनवायरनमेंट का, पॉपुलेशन का, या वहाँ पे किस तरह का लोगों का रहन सहन है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो एफिकेसी रेट अभी तक उसका डेटा इतना ऑथेंटिक है नहीं, लेकिन जितनी भी वैक्सीन हमारे पास हैं सबकी ही जो एफिकेसी रेट है वो इतनी है कि हम इन पे सब पे ही भरोसा कर सकते हैं। भारत में अभी हमारे पास कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक भी अब आ गई है, तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। और ज्यादातर हिस्सों में, जैसे हिमाचल की अगर मैं बात करूं, तो कोविशील्ड जो है वो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ हिमाचल में लगाई जा रही है, जिसकी बुकिंग आजकल हम कर रहे हैं ऑनलाइन। सो कोविशील्ड ज्यादातर यहाँ पे लोगों को दी जा रही है। सो ऐसा नहीं है कि कौन बेहतर है कौन नहीं है, जो इनके साथ गाइडलाइन है, हाँ, उनको आपको जरूर देखना है कि किस तरह के पेशेंट को ये नहीं लेनी चाहिए। जैसे बहुत सारी गाइडलाइन में जो हार्ट पेशेंट है या हैवी मेडिसिन ले रहे हैं या जिनकी कीमोथेरेपी चली हुई है या कोई और तरह की जिनको समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगवानी है, तो वो उन गाइडलाइंस का ध्यान रखें, अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, जो भी चीजें आपके साथ हैं उनको एक्सेप्ट करें और उसके अनुसार ही फिर डिसीजन लें वैक्सीन लगाने का। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें इस तरह की सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वो वैक्सीनेशन के लिए जाएं, खुद को सुरक्षित करें और अपने आसपास को भी सुरक्षित करें। स्पुतनिक भी भारत में आ गई है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, उसके साथ भी आप जा सकते हैं। पिफाइजर जो है वो अभी बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि हम पिफाइजर लगवाएंगे, उसकी एफिकेसी रेट ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है। पिफाइजर अभी भारत में उसे आने में 6, 7, 8 महीने लग सकते हैं, इससे ज्यादा का समय भी लग सकता है।
तो तब तक आप क्या करेंगे? तो तब तक आपके पास जो ऑप्शन है, कोविशील्ड एक अच्छा ऑप्शन है जो लग रहा है, कोवैक्सीन भी है। तो कोविशील्ड के लिए आप जाएं, ये सरकार द्वारा लगवाई जा रही है, तो आप सभी जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन को अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने आसपास वैक्सीनेशन को प्रमोट करें। यही एक हमारे पास जरिया है जिससे हम इस पैंडेमिक से, इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अब हाल ही में जो समस्या आ रही है कि बहुत से लोगों को कि कोविन प्लेटफॉर्म पे किस तरह से हम रजिस्टर करें। सो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जितने लोग आजकल स्मार्टफोन चलाते हैं वो हर कोई कभी जीमेल पे रजिस्टर कर रहा है, खुद को साइन इन कर रहा है, कहीं कर रहा है, कहीं कर रहा है। तो ये प्रोसेस भी बिल्कुल वैसी ही है। हाँ, थोड़ा जब स्लॉट बुक कर रहे हैं तब थोड़ी दिक्कत आ रही है। वहाँ पे आपको अपनी उँगलियाँ जल्दी चलानी पड़ रही हैं, नहीं तो 1-2 मिनट में बुकिंग हो जा रही है, वहाँ पे थोड़ी समस्या है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कैसे रजिस्टर करें। ये इन्फॉर्मेशन आप जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि कैसे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसा फर्स्ट पॉइंट है, आपको covid.gov.in पे वहाँ पे आपको लॉग इन करना है, वहाँ पे आपको जाना है, साइन इन करना है, रजिस्टर करना है। वहाँ पे आपको अपना जो वैलिड मोबाइल नंबर है जिसे आप यूज़ कर रहे हैं, उस पे आपको एक ओटीपी आएगा। जब आप खुद को रजिस्टर करेंगे, वहाँ पे अपना आप मोबाइल नंबर डालेंगे, उस ओटीपी को आपको वहाँ पे वेरीफाई करना है। देन आप वैक्सीनेशन के पेज पे अपीयर हो जाएंगे। वहाँ पे आपको अपना एक आईडी प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस या और कोई वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं, वो आपने वहाँ पे उसका नंबर डालना है। देन आप वहाँ पे रजिस्टर, सक्सेसफुली रजिस्टर वहाँ पे आप हो जाएंगे। देन आपके पास जो भी आपकी राज्य सरकार द्वारा या जहाँ पे भी आप रहते हैं, जहाँ की सरकार द्वारा जो भी समय बताया जाता है कि इस समय पे रजिस्ट्रेशन खुलेंगे, इस दिन को टीके लगेंगे, तो उस समय पे आप इस वेबसाइट को विजिट करें। अपना जो नज़दीकी केंद्र है जहाँ पे वैक्सीन लग रही है, वहाँ पे अपना स्लॉट बुक कराएं और वैक्सीनेशन के लिए जाएं और खुशी खुशी घर वापस आएं, है ना। वैक्सीनेशन ही एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा साइंटिफिक तरीका है जिससे अब हम इस वायरस से बच सकते हैं। सो अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और सभी जो भी अपने आसपास हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, उनको वैक्सीनेट करवाएं। उनकी रजिस्टर करने के लिए मदद करें, क्योंकि बहुत से जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें शायद नहीं पता लगे, तो वहाँ पे आप आगे आएँ, उन्हें सिखाएं कैसे रजिस्टर करते हैं या उनको रजिस्टर करके दें। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। मेरे भी बहुत डाउट क्लियर हुए हैं जब मैंने ये सब पढ़ा, और अच्छा लगा मुझे ये सब सारी जानकारी जान के, और आपके साथ शेयर करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।